तो उसको करते हैं अभी कंटिन्यू। आई थिंक आप दोनों ही आओगे आज, बाकी लोग थोड़े बीमार पड़े हुए हैं, तो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 22 से करते हैं हम लोग कंटिन्यू। डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस for a system of two identical positive point charges placed a distance d apart। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं पॉजिटिव, हमें बनाने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके कैसे होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना। हाँ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अगर हम लेंगे इस तरीके से एक स्फीयर, तो अगर रेडियस इसका r होगा तो इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा kq/r है ना। यस सर। और सिमिलरली अगर हम एक और लेते हैं इस तरीके से, तो इसका रेडियस अगर r डैश होगा तो इसके ऊपर होगा v डैश इक्वल टू kq/r डैश। तो बेसिकली एक चार्ज की वजह से जो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स अराउंड दैट चार्ज। यहाँ पे हमारे पास टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं जो कि डिस्टेंस d अपार्ट है, उनकी वजह से जो उनके करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो ड्रॉ करने हैं हमको। सो व्हाट वी कैन डू इज we can just mark this is the first positive charge and this is the second positive charge, and इनके बीच में जो distance है that is small letter d, this is the distance between them, and we have to draw the equipotential surfaces. So equipotential surfaces जो होंगे ऐसे करके बना देंगे कि ये इसका स्फीयर और फिर ये इसका एक और स्फीयर। ये जो हम बना रहे हैं स्फीयर्स, ये बना रहे हैं हम प्लस क्यू चार्ज के लिए, और इसके लिए भी इस तरीके से बना देंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं स्फीयर्स, ये इनके रिस्पेक्टिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं लाइक दिस। और एक क्या करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम बन गया पूरा का पूरा, तो एक बनाएंगे इस तरीके से जो कि पूरा का पूरा इनका एक कॉमन बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो these are the equipotential surfaces for a system of two positive point charges। ऐसा कुछ बना कहना है। और एक और बना सकते हो जिसमें कि दोनों पे टच हो रहा होगा, एकदम कॉमन वाला, इस तरीके से लाइक दिस। ये ड्रॉ कर रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है। सो दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द पेयर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाने हैं अराउंड बोथ द चार्जेस। और ये जो बाहर वाला ये जरूर बनाना, तो पूरा का पूरा इस तरीके से। ठीक है, ड्रॉ कर लिया? यस सर। ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है बी पार्ट में, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस q1 and q2 brought from infinity to the points r1 vector and r2 vector respectively in the presence of an external electric field E vector। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं q1 q2, उनको हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं और कहाँ पे बिठाया है हमने उनको? r1 वेक्टर पे और r2 वेक्टर पे, और लेके आए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कितने चार्जेस हैं? दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस हैं, और उनको हम लेके आ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक सिस्टम बनाएंगे इस तरीके से। सो दिस इज द y axis, दिस इज द x axis, and this is the point, let us say capital A, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर, एंड दिस इज द पॉइंट कैपिटल B जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। हम लेके आए हैं q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए हैं पॉइंट A तक, और q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए हैं पॉइंट B तक। ठीक है, और इस पूरे के पूरे सराउंडिंग में क्या चीज़ प्रेजेंट है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने एक्टिविटी करी है, दिस हैज बीन डन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर। हाँ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है, बस ये बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E वेक्टर नाम की। अब हम जानते हैं कि जब हम इसको लेके आए हैं हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हमें निकालना है U सिस्टम।
अब ये जो यू सिस्टम होता है ये क्या होता है, वर्क ही तो होता है। Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ। Charges. हम पहले किसको लेके आए हैं, Q1. Q1। ठीक है, अच्छा बताओ कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इन चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, Q डेल्टा V। Q delta V. डेल्टा V, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा पहला वाला स्टेप है उसमें हम किसको लेके आए हैं, Q1. कहाँ से कहाँ, Infinity से A. हाँ, Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, और पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R1 वेक्टर। तो ये हमारा स्टेप 1 है। इस स्टेप 1 में कितना वर्क होगा, तो W1 जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, Q डेल्टा V, तो यानी कि Q1 इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या होगा, VA माइनस V इन्फिनिटी, VA. VA माइनस V इन्फिनिटी, ये ठीक है। V एंड V zero. इन्फिनिटी कितना होता है, Zero. 0, तो रहेगा Q1 इंटू VA। अब ये जो VA है ये कितना होगा, ये हमें पता ही नहीं है। VA होगा क्यों, पॉइंट A पे क्यों होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो यहाँ लिख देंगे Q1 इंटू वी एट द पोजिशन वेक्टर R1, इस तरह से लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, किसको लेके आएंगे, इंफिनिटी से पॉइंट बी। Q2 को लेके आएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट B तक। तो Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B विद पोजिशन वेक्टर R2 वेक्टर। तो जब हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू क्या, Q2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, VB माइनस V इन्फिनिटी, Yes, यानी sir. कि Q2 इंटू VB इंटू VB। अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, Q2 इंटू वी आर टू। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये तो गलती है। तो ये जो VB है ना, VB लिखेंगे, VB जो होगा वो होगा V ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V ड्यू टू Q1, Q1. क्योंकि जब हम जब Q1 को लेके आए थे तब Q2 प्रेजेंट नहीं था, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके आए थे। लेकिन जब हम Q2 को लेके आए हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और Q1 भी प्रेजेंट है, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा B पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो VB क्या होगा, V ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V ड्यू टू चार्ज Q1। B पॉइंट पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से और चार्ज Q1 की। Q1 की वजह से। तो अभी हम VB निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको बोलेंगे वो जो आप बोल रहे थे केविन, VR2 हो जाएगा, VR2 जो कि हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रेजेंट है। और ये क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, KQ/R। तो KQ1 अपॉन R, R मतलब कहाँ से कहाँ तक की दूरी, A से B तक की दूरी। बात समझ में आ रही है, यस सर। A से B तक की दूरी, तो ये होगा AB, KQ1 अपॉन AB। अब ये जो AB है ये निकालना पड़ेगा हमको। तो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो अगर ये है हमारे पास ओरिजिन है, ये कैपिटल A है और ये कैपिटल B है, तो ये कौन सा वेक्टर है, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, R2 वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा AB वेक्टर। यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि R1 प्लस AB, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस सर। ये बात समझ में आ रही है, R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से AB वेक्टर कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और उसका अगर हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 vector. इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो VB इज इक्वल टू VR2 वेक्टर प्लस KQ1 अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको वहाँ पुट कर देंगे तो W2 क्या आ जाएगा, W2 आएगा Q2 मल्टीप्लाइड विद VR2 वेक्टर प्लस KQ1 इंटू
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक Yes. है, हमें निकालना क्या था? यू सिस्टम। तो यू Yes, सिस्टम sir. क्या हो जाएगा? वर्क डन इन स्टेप 1 प्लस वर्क डन इन स्टेप 2, राइट? Yes. Sir. तो कितना हुआ था पहले वाले स्टेप में वर्क? Q1 इंटू वी Q1 R1 V वेक्टर, R1. यहाँ पे कितना आएगा? Q2 इंटू वी R2 वेक्टर प्लस के क्या होता है? व्हाट इज के का फॉर्मूला? 1/4 का एप्सिलॉन। 1/4 हाँ, Q1 Q2 अपॉन mod of R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। So this is the final result. So जो potential energy आ रही है सिस्टम की, that is going to be these three terms. तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कभी भी निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम तो हमें वर्क निकाल के बस वर्क ही ऐड करना है। ये क्वेश्चन 2 बार हमने किया है अभी, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ये इसका प्रोसेस है, ये आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। नोट कर लिया ये? Yes. ठीक है, और ये वाला स्टेप क्लियर है ना? ये वाला स्टेप, हाँ, yes. Sir. ये स्टेप कहाँ से लिखा हमने, ये कहाँ से आया? So vector addition. हाँ, ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ 22 तो हो गया हमारा, 23 तो करना नहीं है क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट वाला तो फंडा है नहीं अब सिलेबस में, वी विल स्किप दैट। एक्टिविटी भी नहीं है, सो ये भी कट है। अब कहते हैं 25th में बोल रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन and radius small a carries a steady current capital I. The current is uniformly distributed across the cross section. Apply Ampere-Secretary law to calculate magnetic field at a point R in the region R less than A and R greater than A. तो ये Ampere-Secretary law की हमारी एप्लीकेशन की थी हमने, एक वही वाला सवाल है ये। हमें निकालना है उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। वायर की रेडियस कितनी है? स्मॉल ए, स्मॉल ए। रेडियस है स्मॉल ए, और current is uniformly distributed across the entire cross section of this conductor, this wire. ये वाला हमने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ क्लास में? This is one of the applications of Ampere-Secretary law. हाँ ये सर। ये किया हुआ है हमने, चलो करते हैं इसको। So नंबर 25, तो हमको गिवन है एक वायर, ये जो वायर है ये पतली वाली वायर नहीं है, ये मोटी वाली वायर है। कैसे पता लगा कि मोटी वाली वायर है ये? क्योंकि उसका रेडियस गिवन है। रेडियस गिवन है इस। हाँ, सो दिस इज द वायर, और ये हॉलो वायर है कि सॉलिड वायर है? ये सॉलिड वायर है। सो दिस इज द सॉलिड वायर। कैसे पता लगा कि सॉलिड वायर है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में करंट तभी बहता है जब अंदर कॉपर भरा हुआ हो, अदरवाइज सिर्फ करंट उसके सरफेस पर ही होगा अगर वो हॉलो कंडक्टर होगा तो। सो दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर। सो दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर। इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल लेटर ए, और इसके अंदर करंट है कैपिटल आई। ये कैपिटल आई करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, सरफेस पे या क्रॉस सेक्शन में? Sir. क्रॉस सेक्शन में। Cross section. क्रॉस सेक्शन में। ये सरफेस पे फ्लो सिर्फ दिखाया है करता हुआ, ऐसा ये सिर्फ मार्क करने का तरीका है। ये करंट फ्लो कर रहा है इसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में, इसकी पूरी की पूरी गहराइयों में फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर। सो पाई ए स्क्वायर। तो ये जो करंट कैपिटल आई है, करंट कैपिटल आई इज फ्लोइंग इन पाई ए स्क्वायर एरिया। इस स्टेटमेंट को लिख लेना, करंट आई इज फ्लोइंग इन पाई ए स्क्वायर एरिया। यहाँ पर ये चल रहा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर? अंदर और बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर लेस देन ए के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर
ग्रेटर देन ए के लिए। ग्रेटर देन ए के लिए। हाँ, कौन सा लॉ लगाएंगे? एम्पीयर एम्पियर सर्किट सर्किटल लॉ। लॉ। तो लेट अस राइट द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ का? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ b dot dl is equal to mu naught I म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ठीक है, enclosed. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हमें करना है आर लेस देन ए वाला, तो आर लेस देन ए के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पी, और इस पॉइंट को कंसीडर करके लेट अस ड्रॉ एन एम्पेरियन पाथ। सो दिस इज एन एम्पेरियन पाथ, और इस एम्पेरियन पाथ का रेडियस क्या होगा? आर। इसका रेडियस है आर, और इस एम्पेरियन पाथ पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सो दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड हम हमेशा जब भी हम लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम इस तरीके से उसके ऊपर मूव करते हैं कि जब हम पी पॉइंट पे पहुँचे तो मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो डायरेक्शन है मोशन का वो सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्रीज, 0 डिग्री बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। So the angle is 0 degree between B vector and DL vector. तो इसको खोल देते हैं यहाँ पर। तो ये हम लगा रहे हैं फॉर R लेस दैन A। यहाँ पर R क्या है? R is the radius of Amperian path. Amperian path. Amperian path. So it is the radius of Amperian path. कितना है थीटा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। इसके बीच में B vector and DL vector। Vector. अगर हम डॉट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? Cos theta. हाँ, तो आएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ये आई एनक्लोज क्या है कि कितना करंट जा रहा है एम्पेरियन पाथ में से। सो आई एनक्लोज है करंट थ्रेडिंग द, याद है वाली लैंग्वेज थ्रेडिंग वाली? Yes. Sir. करंट थ्रेडिंग द एम्पेरियन पाथ। व्हाट इज कॉस 0 डिग्री? Cos 0 degree 1. कॉस 0 डिग्री इज 1, सो बी बाहर आ जाएगा, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हियर? 2 पाई आर। 2 पाई आर, बिकॉज एम्पेरियन पाथ के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं। एम्पेयर पाथ की सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर। सो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। यहाँ पे आई एनक्लोज क्या चीज़ है कि एम्पेरियन पाथ में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बताओ मेरे को कि ये जो कैपिटल आई करंट आप देख पा रहे हो ये कौन से एरिया में फ्लो कर रहा है? कैपिटल आई। कैपिटल आई, यस। कैपिटल आई करंट कौन से एरिया में फ्लो कर रहा है? कौन से एरिया में है? पाई ए स्क्वायर एरिया में, Square area. ये जो कैपिटल आई करंट है ये कौन से एरिया में है? पाई ए स्क्वायर। Square area. और हमारा जो एम्पेरियन पाथ है उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। हाँ. हमें तो उसके अंदर करंट कैपिटल आई होगा या कैपिटल आई से कम होगा? कम होगा ना, यस क्योंकि सर। कैपिटल आई तो पूरे के पूरे पाई ए स्क्वायर में फ्लो कर रहा है। हमें निकालना है कौन से वाले एरिया का? पाई आर स्क्वायर एरिया का। हाँ, pi r square. ठीक है, तो अगर पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट बह रहा है कैपिटल आई, हमें निकालना है कौन से वाले का? Pi r square. पाई आर स्क्वायर। तो वो आई एनक्लोज होगा, हमें आई एनक्लोज ही निकालना है। तो लगा देते हैं यूनिटी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं इक्वेट। तो पाई ए स्क्वायर इंटू आई एनक्लोज विल बी इक्वल टू कैपिटल आई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं। दिस इज यूनिटरी मेथड, राइट? कितना आई एनक्लोज कितना आ जाएगा? I r square upon a square. हाँ, सो दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द एम्पेरियन पाथ ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर पाई ए स्क्वायर एरिया में कैपिटल आई करंट है तो पाई आर स्क्वायर एरिया में जो करंट होगा कैसे निकाला हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया। ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मेथड ही तो है। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर। कुछ कट रहा है? स्मॉल आर तो आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल ए स्क्वायर। ये क्या चीज़ निकाल ली हमने? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये। कहाँ पर? उसके अंदर या बाहर?
अंदर अंदर है ये। तो ये फॉर आर लेस देन क्या ए। ए अब करते हैं फॉर आर ग्रेटर देन। तो आर ग्रेटर देन ए वाले केस में एक काम करते हैं, उस ओरिजिनल वायर को दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये वायर हॉलो है कि सॉलिड है? सॉलिड सॉलिड है। कैसे पता चला? बिकॉज करंट इज गोइंग Radial क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन से यही हमारे लिए क्लू है कि करंट अगर क्रॉस सेक्शन में बह रहा है तो वो सॉलिड होगा, करंट अगर सरफेस पे बह रहा है तो वो हॉलो होगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट पी एंड क्या ड्रॉ करेंगे? एम्पेरियन पाथ। बेरिंग पाथ सो दिस इज द इमेजिनरी एम्पेरियन पाथ। और ये जो इमेजिनरी एम्पेरियन पाथ है इसका रेडियस मार्क कर लेंगे स्मॉल लेटर आर। यहाँ पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी मैग्नेटिक फील्ड, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही हम जाएंगे तो डी वेक्टर भी ऐसे होगा। तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री डिग्री बिटवीन बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ये आई एनक्लोज क्या होता है? करंट पासिंग थ्रू थ्रेडिंग इन द एम्पेरियन पाथ। एम्पियरन पाथ। तो यहाँ पे एम्पियर पाथ में कितना करंट है? कोई करंट ये कैपिटल आई है पूरा का पूरा, है ना? अच्छा अंदर यहाँ यस क्योंकि पूरा का पूरा जो वायर है वो एम्पियर पाथ के अंदर से गुजर रहा है ना। यस यस हाँ, तो इसको अगर हम डॉट को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू ये आई एनक्लोज कितना है यहाँ पर? हाँ cos 0, हाँ cos 0 डिग्री हो गया 1। तो b को बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl? 2 पाई पाई r, 2 पाई छोटा r हो जाएगा। सो b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल I। तो b आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ये हमने क्या निकाल लिया? मैग्नीट्यूड हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड आउटसाइड ये हो गया। अच्छा, और कहाँ पे निकाल सकते हैं? सरफेस पे। सरफेस पे भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि एट ऑन द सरफेस। उन्होंने मांगा नहीं है लेकिन जस्ट इन केस ऑन द सरफेस। तो क्या करना है? सिंपली यू हैव टू पुट स्मॉल r इज इक्वल टू a। हाँ बिल्कुल, तो आएगा बी सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 2 पाई स्मॉल। ठीक है, ये आ गया। अब नाउ लेट अस जस्ट समराइज दीज रिजल्ट्स। तो लेट्स जस्ट डू अ क्विक समरी। तो अंदर से बाहर, अंदर कितना आया था आंसर? म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई स्मॉल a स्क्वायर। दिस इज फॉर r लेस देन a। सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल a। दिस इज फॉर r इज इक्वल टू a। और बाहर not I upon 2 pi small not I upon 2 pi small r. This is for r greater than a। ठीक है ना? यस सर यही रिजल्ट आ रहे हैं। सही है। अब बना लेते हैं ग्राफ। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ ग्राफ। क्या वर्सेस क्या? b वर्सेस r। यस सर भाई डिस्टेंस के साथ साथ b का कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है। इस डिस्टेंस को हम कहाँ से कर रहे हैं मेजर? वायर के एक्सेस से। r is being measured from the axis of wire axis of wire। r is being measured from the axis of wire। ठीक है, तो यहाँ पर गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है? स्मॉल ए। स्मॉल यस सर स्मॉल ए, क्योंकि जब आप मैथ्स करते हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले सवाल किए होंगे तो इसको देख के क्या पता लगाते हो कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है? स्मॉल ए है ना। यस सर हाँ, तो ये b हो गया, ये r हो गया। यहाँ पर मार्क कर लेंगे स्मॉल ए, और ये हो गया 0। अगर हम बात करते हैं 0 की तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? वायर के एक्सेस पे। एक्सिस में दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल ए की तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? ऑन द सरफेस सरफेस ऑफ वायर। और अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले इलाके की तो ये क्या है? इनसाइड या आउटसाइड? ये इनसाइड
ये इनसाइड है और ये साइड है आउटसाइड। आउटसाइड। अब इनसाइड दी वायर की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल आर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है ना। देखो बी जो है स्मॉल आर से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ऑरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ऑरिजिन आ जाएगा, क्योंकि बी और आर में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। और जब सरफेस पे आ जाते हैं तो कितना हो जाता है वैल्यू? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल ए। और बाहर निकलने के बाद कैसा रिश्ता है? इनवर्स। तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस। ये ग्राफ कभी पढ़ा है? यस। ठीक है, तो B इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, तो इसको ज़रूर ध्यान रखो। इनके रिजल्ट्स अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। इसको मार्क कर देना। बना लिया ये? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज डन। अब करते हैं इसका और पार्ट। स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब उसके अंदर करंट आता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है ना। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। So how do we start this? Whenever a current carrying coil is placed in an external uniform magnetic field, it experiences a torque which tries to rotate it. yes sir. हाँ, whenever a current carrying coil, coil में करंट जरूरी है भाई। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट का डिटेक्शन या मेजरमेंट। तो उसकी कॉइल में जब करंट जाएगा तो वो कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। whenever a current carrying coil is placed in external uniform magnetic field, क्या होगा? Experience the torque Experience the torque which tries to rotate it. हाँ, इस टॉर्क को क्या बोलते हैं हम? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। deflect yes sir. हाँ, और उसकी वजह से कौन सा टॉर्क बनता है? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है? रेडियल। yes sir. गैल्वेनोमीटर में होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट torque टॉर्क तो है ही डेफिनेटली, और करंट। तो करंट जो वर्ड है, गलती से भी इसको मिस नहीं मत करना। करंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो बच्चे लिख के आते हैं एग्जाम के अंदर, व्हेनेवर अ कॉइल इज प्लेस्ड इन ब्ला ब्ला ब्ला, और आपका एग्जामिनर चाहता है कि आप इस वर्ड को मिस कर दो। जब तक गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की एंट्री नहीं होगी तब तक टॉर्क पैदा नहीं होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? M क्रॉस B। yes. And when we expand it, what do we get? BIN. हाँ, sin theta cos theta. sin theta. Sin theta. Now, what kind of magnetic field exists inside the MCG? Radial. Radial sin 91. हाँ, तो due to radial magnetic field, the value of theta is 90 degrees, and therefore torque becomes MB sin 90 degree. What is sin 90 degree? 1. 1. So torque becomes MB. What is the formula of capital M? NIE. NIE. N is number of turns of the coil. Coil. I is the current in the coil, and A is the area of each turn of coil. So if we put that, we'll get torque is equal to NIAB. So this is the torque which the coil experiences. अगर मान लो करंट ना होता तो क्या टॉर्क बनता? नहीं, क्योंकि टॉर्क जो है करंट पर डिपेंड करता है। टॉर्क करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है यहाँ पर?
करंट करंट। तो करंट, डोंट ओमिट दिस वर्ड। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि व्हेनेवर अ डैश कर देंगे, तो आपको वहां पे लिखना है करंट कैरिंग कॉइल। ऑलराइट, तो यू राइट टू रीजंस why a galvanometer cannot be used as such to measure current in a given circuit। किसी सर्किट में करंट मेजरमेंट के लिए as such क्यों यूज नहीं करते, इसका मॉडिफिकेशन करते हैं ना हम, इसको एमीटर बनाते हैं, वोल्ट उसका रेंज वी कैन नॉट यूज इट, उसका रेंज कम होता है। करेक्ट। और कुछ आ रहा है दिमाग में? सेंसिटिव बहुत होता है ये। हाँ यस सर। ठीक है। और अगर करंट अचानक से चला गया तो इसकी कॉइल जल सकती है, इट मे गेट बर्न्ड, और इसका पॉइंटर टूट सकता है। तो वही सब 4-5 चीज़ें हमने लिखी भी होंगी पहले। तो रीजंस व्हाई गैल्वेनोमीटर कांट बी यूज्ड एज सच मतलब डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू मेजर करंट। Reasons why galvanometer cannot be used as such to measure current. The first reason is it is extremely क्या सेंसिटिव sensitive. It is extremely sensitive. और ये क्या करता है, हल्के से करंट के लिए भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। It is extremely sensitive and gives क्या फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाँ, full scale deflection even for very minute currents, even for ना के बराबर करंट्स, यानी कि ट्रिवियल करंट के लिए भी दे देता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इवन फॉर ट्रिवियल करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। अगर माइक्रो एम्पियर्स के करंट के लिए अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा तो आप कहाँ से कर पाओगे मेजरमेंट? तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, तो इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जिससे कि इसकी रेंज हम बढ़ा पाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ लार्ज करंट एंटर्स द कॉइल, अगर लार्ज करंट कॉइल में एंटर कर गया तो क्या हम देख पा रहे हैं कि टॉर्क करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस सर। तो तगड़ा टॉर्क बनेगा। तो इफ लार्ज करंट एंटर्स द कॉइल कॉमा टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी लार्ज, और इस लार्ज टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगी, जिसकी वजह से सडनली घूमने की वजह से जो पॉइंटर है वो ब्रेक कर सकता है, बहुत सडनली होने की वजह से। इफ लार्ज करंट एंटर्स द कॉइल, टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी लार्ज which may lead to damage to the galvanometer, galvanometer's pointer arrangement you can say। इसका जो पॉइंटर का अरेंजमेंट है वो स्टॉपर पिन से टकरा के टूट सकता है। इफ लार्ज करंट एंटर्स द कॉइल, टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी लार्ज which may lead to damage to the galvanometer's pointer arrangement or burning of the coil due to heating effects of current, or burning of the coil due to heating effects of current। और तीसरा रीजन एक लिख सकते हो जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर से करंट का मेजरमेंट करना है, करंट नापने के लिए उसको लगाएंगे सीरीज में या पैरेलल में? करंट के लिए हाँ, जब भी हमें करंट मेजर करना था तो सीरीज में लगाते हैं किसी भी डिवाइस को, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि एमीटर को लगाते हैं सीरीज में और वोल्टमीटर को लगाते हैं पैरेलल में। पैरेलल। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे सीरीज में, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है कॉइल का? लगभग 100 ओम के आसपास होता है, 1 से 100 ओम के बीच में। सो द थिंग इज कि टू मेजर करंट comma it has to be connected in series or parallel? in series it has to be connected in series with the branch। हमें जिस भी ब्रांच में करंट नापना है उस ब्रांच में हम लगाएंगे सीरीज में। टू मेजर करंट इट हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच। ड्यू टू दिस इट ऑल्टर्स द वेरी करंट विच इज टू बी मेजर्ड। जिस करंट को हम नापना चाहते हैं उसी को ये क्या कर देगा? ऑल्टर कर देगा। अगर ये उसी को ऑल्टर कर देगा तो वो जो वेरी करंट था वही खत्म हो गया,
तो फिर गलत आएगी रीडिंग, एरर आ जाएगा, विच इज अनडिजायरेबल. To measure current, it has to be connected in series with the branch. Due to this, it alters the very current which is to be measured, which leads to क्या? Error in measurement. Yes, sir. ये जो थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, yes. ठीक है. तो एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू लेट अस से 10 ओम, और यहाँ पर हमारे पास एक सेल लगा हुआ है. तो इस सेल का जो EMF है वो है 100 वोल्ट. अब इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? व्हाट इज द एक्चुअल करंट? 100/10 यानी कि 10 एम्पियर है ना? 10 एम्पियर. yes, 10 एम्पियर ये इसका एक्चुअल करंट है. अब ये क्या आंखों से दिखता है? आंखों से तो दिखता नहीं है, आपको मेजर करना पड़ता है. तो आपने मेजर करने के लिए क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर लगाया. कैसे? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में. ये आपकी मजबूरी है कि आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, जिससे कि करंट इसकी कॉइल में घुसे, इसकी कॉइल को घुमाए और फिर एक इक्विलिब्रियम आए रिस्टोरिंग टॉर्क का और डिफरेंशियल टॉर्क का, आपको पॉइंटर पे दिख जाए कि रीडिंग क्या है. तो जब आपने ये लगाया तो बताओ कि सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा. मान लेते हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम ही है. भाई टिपिकली क्या होता है? टिपिकली हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसका रेसिस्टेंस 1 से लेकर 100 के बीच में होता है. द रेसिस्टेंस ऑफ, ऐसा कुछ याद है क्या? Yes, yes. द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर्स कॉइल लाइज बिटवीन 1 and 100 ohms. ये टिपिकल वैल्यूज हैं. हमने क्या ले लिया? 10 ओम ले लिया. RG. बताओ कि इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो क्या दिखाएगा? रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग 5 एम्पियर. हाँ. और करंट क्या था और क्या दिख रहा है? था 10 एक्चुअली एम्पियर 10 था. एम्पियर था. एम्पियर दिख 5 दिख 5 रहा है. तो कितना एरर है? 50%. एरर इन मेजरमेंट है 5 एम्पियर का, और परसेंटेज है कितना है? 50. तो एरर अपॉन एक्चुअल इनटू ये, तो 50% का एरर, ये बहुत भयंकर एरर होता है. दिस इज हाईली डिजायरेबल. ये पंगा है. समझ में आ गया ना पॉइंट यार? Yes, sir. तो ये चीज है. तो इस वजह से गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली लगाना नहीं चाहिए, इसका मॉडिफिकेशन करना चाहिए. क्या मॉडिफिकेशन? इसकी कर दो शंटिंग. अगर इसकी आप शंटिंग करोगे तो इसके पैरेलल में क्या लगा दोगे? एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस. और हम जानते हैं कि पैरेलल में व्हाट इज द इक्विवेलेंट? छोटे से भी छोटा. तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर कम हो जाएगा. एरर तो आएगा तब भी, लेकिन एरर फिर भी कम हो जाएगा. ठीक है. फिर क्या बोला है? नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी? 5/I. 5/I, sir. ठीक है. करंट सेंसिटिविटी सिंबल क्या होता है? IS is equal to phi upon I. What is phi? Restoring torque. Phi. Deflecting torque. This is the deflection in the coil, right? Yes, sir. Deflection in the coil बोल लो, या फिर जो है twist in the phosphor bronze strip, है ना? Is the twist produced in the phosphor bronze strip? What is I? Current in the coil. Current in the coil. ये कौन सा करंट है जो आपको नापना है, मेजर करना है? सो दिस इज नंबर 1. तो ये क्या पूछ रहा है हमसे कि नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स. तो क्या बोलेंगे? ये दोनों? नहीं, दूसरा फॉर्मूला. तो व्हाट इज द गवर्निंग इक्वेशन? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. तो वहां से निकाल लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? NIAB. एंड रिस्टोरिंग टॉर्क K5. तो यहाँ से कितना आएगा? phi upon I. NAB/K.
ए बी अपॉन के, यही हमारा करंट सेंसिटिविटी है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे, ए पे, बी पे और के पे। तो लिखेंगे कि आई एस डिपेंड्स ऑन नंबर 1, व्हाट इज कैपिटल एन? Number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स किसके? Coil. ऑफ द कॉइल। व्हाट इज कैपिटल ए? Area. एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ कॉइल। व्हाट इज कैपिटल बी? Magnitude Strength of of magnetic field. strength of magnetic field. What is small k? Torsional constant. Torsional constant of phosphor constant. ठीक है, उन्होंने 2 ही मांगे थे लेकिन हमने 4 लिख लिए हैं, तो जस्ट इन केस लिख लिया। Yes. ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 करना नहीं है क्योंकि ये स्पेस वेव प्रोपगेशन है नहीं सिलेबस में। कहते हैं 27th, in a meter bridge the null point is found at a distance of 40 centimeters from A। इस वाली स्टेटमेंट से हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आएगी? Null point is. ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, ये डायग्राम केस 1 का है या केस 2 का है? Case 1. केस 1 का थोड़ा है। देखो, in a meter bridge null point is found at a distance of 40 centimeters from A। उसके बाद बोल रहा है if a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S। तो ये तो बाद की बात है ना। जनरली ऐसा होगा कि मीटर ब्रिज के अंदर आपको डायग्राम्स दिए जाएंगे केस 2 वाले, या हो सकता है केस 1 वाले भी दिए हो, हमें खुद से ही फिगर आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला ना इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ इतना इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, तो ये बाद की बात है या पहले की बात है? ये तो बाद की बात है। तो यानी कि ये जो डायग्राम दे रखा है ये केस 1 का है, केस 2 का है? Case 2. ये केस 2 का है। तो केस 1 में यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर एस होगा, और जॉकी कहाँ पे टिकेगी? 40 पे, 40. और यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी? R upon 40. R upon S is equal to 40 upon 60। 40 upon 60. Yes. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? R upon 12s upon 12 plus S Yes. is equal to 50 upon 50। Yes, हाँ, sir. यानी कि 1। ये कैसा आ गया? 12s upon 12 plus S, R1 R2 upon R plus R. ठीक है, इक्वेशंस लिख ली? Yes, sir. ठीक है, क्या निकालना है? S. R और S. Yes, sir. R एंड S निकालना है। 2 ही वेरिएबल्स हैं, 2 ही इक्वेशंस हैं। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? S क्या हो गया? आया नहीं क्या? तो हो गया था। आ गया? मेरा अलग आया था। S6 आ गया। हाँ, S आ रहा है 6 ओम और R आ रहा है 4 ओम। लोग कर क्या रहे हो इसमें? हाँ, आ रहा है सर, आगे से। इसमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्या थी? 50 upon 50 तो 1 ही हो गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया होगा, और फिर आर येलो डाल दी, वहां से एलिमिनेट कर दिया आर को। आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? Balance Wheatstone bridge. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, करेक्ट। 28th करते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन
AC जनरेटर, AC जनरेटर स्टेट इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल। तो एक तो बनाना है हमको, डायग्राम बनाना है AC जनरेटर का, और इसका प्रिंसिपल बताना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर? AC जनरेटर सिलेबस में है। हाँ है। AC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है? हमारे घर में जो बिजली आती है वो कौन से चैप्टर की वजह से आ पाती है? अल्टरनेटिव करंट। कौन से चैप्टर की वजह से आ पाती है बिजली? फ्रैक्चर। EMI की वजह से। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है AC जनरेटर का प्रिंसिपल। कहीं बहुत दूर लगातार EMI हो रहा है, इसकी वजह से घर में आ रही है बिजली। डायग्राम ऑफ AC जनरेटर। तो यहाँ पर बनाएंगे हम एक नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, और यहाँ पर एक कॉइल रखी रहती है इस तरीके से, और इस कॉइल को हम घुमाते हैं यहाँ पर अबाउट दिस एक्सिस विद ओमेगा कितना 314 रेडियन पर सेकेंड है ना, 100 पाई 100 पाई। ऐसे घुमाते हैं इसको। और यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पर एक रिंग लगी होती है और यहाँ पर भी एक रिंग लगी होती है, और फिर यहाँ पे होते हैं कार्बन के ब्रशेस कनेक्शन करने के लिए, और ये होता है हमारा टर्मिनल बेसिकली इस तरीके से। सो इस वाली कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल, जो घूमती है। और ये हो गए आपके मैग्नेटिक पोल पीसेस, दिस एंड दिस वन, दीज आर मैग्नेटिक पोल पीसेस। एंड यहाँ पर सपोर्टिंग अरेंजमेंट है, इसे बोलते हैं स्लिप रिंग। और यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं इन्हें बोलते हैं कार्बन के ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। तो इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? आर्मेचर कॉइल, पोल पीसेस, स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस। कभी देखा है डायग्राम ये वाला? यस सर। ठीक है, ये क्लास 10th में भी था वैसे। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? EMI। यस सर। ठीक है, तो लिख लेते हैं। लिखो प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर। हमारे घर में बिजली आती है, उसका पीछे का प्रिंसिपल क्या है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है? जब एक टाइम वेरिंग करंट, जब टाइम वेरिंग करंट। ना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम वेरिंग होता है। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, सो इट इज द फिनोमेना in which induced EMF and induced current are developed in a circuit it is the phenomena in which induced EMF and induced current are developed in a circuit कब? when the magnetic flux associated with the circuit changes with time. Magnetic flux associated with the circuit or coil changes with time. कब होता है EMI? जब phi b टाइम वेरिंग होता है। It is the phenomena in which induced EMF, induced current are developed in a circuit when the magnetic flux associated with the circuit or coil changes with time. लिख लिया? यस सर। ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है ये? Show diagrammatically how an alternating EMF is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field. Write the expression for the instantaneous value of EMF induced in the rotating loop. क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या आता है? Expression for instantaneous value of EMF induced in rotating loop.
equal to E naught sin omega t. पूरा पूरा ई नॉट तो हमने किसी चीज को मान रखा है ना, पूरा एक्सप्रेशन एन बी ए ओमेगा, हाँ n b omega sin हाँ omega t. एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर बाद में बोल देंगे एन बी ए ओमेगा को ई नॉट करेगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। Yes. इसको डिराइव करना है बेसिकली यहाँ पर। तो हमने किया है कभी डिराइव इसको? AC के बेसिस पे हमने ना मतलब जो हमने भी फिगर बनाया AC। हाँ एसी जनरेटर में अंदर क्या होता है, कॉइल होती है जो कि ओमेगा से घूम रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, राइट? मतलब उसके बेसिस पे बताना है ना ये मतलब। हाँ कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आएगा उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। सो याद है मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, वही टॉपिक है ये। सो एट टाइम t is equal to 0, the angle between magnetic field and area vector of coil is how much? 0, जब कहानी की शुरुआत हुई है। और मान लेते हैं कि टाइम t जब हो गया, एट टाइम t द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल बिकम्स थीटा। एंगल क्या से क्या हो गया? 0 डिग्री से थीटा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज angular velocity of coil. And what exactly is angular velocity? The rate of change of theta. Yes sir. So omega हो जाएगा change in theta upon change in time. हाँ यानी कि थीटा माइनस 0 अपॉन t माइनस 0 तो आएगा थीटा अपॉन t। तो थीटा कितना आ जाएगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी, यस ओमेगा टी। अगर हम एट टाइम t वाले सिचुएशन में लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि सारी कहानी किसकी है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil is, what is the formula of magnetic flux? BA cos theta. BA cos theta। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके पास n टर्न्स हैं। अगर इसके पास n टर्न्स है तो क्या आ जाएगा? NBA cos theta। थीटा कितना है? थीटा ओमेगा टी। थीटा है ओमेगा टी के बराबर, तो फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो विच लॉ? Faraday's second law of EMI. Using Faraday's second law of EMI, the induced EMF is equal to minus d phi b by dt. So the induced EMF in the coil will be minus d by dt of phi b is NBA cos omega t. Constants क्या है यहाँ पर? Minus NBA. NBA. So you can keep it outside and we have to differentiate cos omega t. What is the differentiation of cos theta? Cos theta minus sin theta. Minus sin theta. यहाँ पे रहेगा minus omega sin omega t. तो क्या आ गया? NBA omega sin omega t. NBA omega sin omega. What is n? Number of turns of the coil. Coil. What is omega? Angular velocity of the coil. B is magnetic field and A is area of each turn of coil. So this is the expression that they are asking us. अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो NBA omega है, we call it E naught or the peak value of induced EMF. Yes. So therefore E becomes E naught sin omega t. So this is the instantaneous expression for alternating EMF. Instantaneous alternating induced EMF. Why do we call it alternating? Because it is sinusoidal waveform. So if you draw the graph, it remains positive for some time, then it becomes negative for the same amount of time. Yes. And this process goes on and on.
So that is why it is called as alternating in nature. Alternating. So this is the positive half cycle, this is the negative half cycle. This is E, this is T, and this is in volts, this is in seconds, and this is the peak value E naught, this is the negative peak value minus E naught. So this is what it is. And this is called one complete cycle. One complete cycle. And this is the positive half cycle, and that is the negative half cycle. Negative half cycle. Positive half cycle and negative half cycle. Negative half cycle. ठीक है, लिख लिया पूरा? Yes, sir. ओके, 28 हो गया. अब आता है a series LCR circuit is connected to an AC source, कर लेते हैं, having voltage V is equal to Vm sin omega t. Derive the expression for instantaneous current and its phase relationship to the applied voltage. Which case we should take? The first case, let's First case. XL greater than XC. हाँ, XL greater than XC. Under the obtain the condition for resonance to occur. Resonance में क्या होता है? XL equal to XC हो जाता है. XL equal to XC. What is power factor? Cos theta. Cos theta. Theta, yes sir. Factor is cos theta. या फिर पूरा फॉर्मूला है पावर फैक्टर का, R by Z. R by Z. तो यहाँ पर करते हैं इसको स्टार्ट. हमें निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में? एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट. कर लेते हैं इसको. So which circuit do we have? Series LCR. Series LCR circuit. ये तो अब हमने बहुत ज्यादा बार कर लिया है. Yes sir. आई गेस ये पूरा याद ही हो चुका होगा आप लोगों को. Yes. यहाँ पे जो हमारे पास AC सोर्स है उसकी इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू VM दे रखा है इन्होंने, तो VM ही ले लेंगे. V इज इक्वल टू V नॉट लेते हैं ना हम यूजली. हाँ yes sir. यहाँ पे रेसिस्टर के क्रॉस VR वोल्टेज, इसके क्रॉस VL, इसके क्रॉस VC. यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VR नॉट? I नॉट R, I not R. Yes sir. VL नॉट, I not XL. VC नॉट, I not XC. I नॉट XC. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ XL? L ओमेगा Omega. XC 1/C ओमेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V बार? VR बार VR bar plus VL bar. plus VC bar. Let us draw the phasor diagram. फेजर डायग्राम में किसको रेफरेंस मानेंगे? करंट को. Current को, yes sir. ये करंट तीनों में सेम है, I बार. ये कौन होगा? VR बार. और ये कौन होगा? VL बार. और ये छोटा वाला VC bar. VC बार. हमने लिया है XL ग्रेटर दैन XC. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा VR बार, this is I bar, and this will be VL bar minus VC bar, and this will be V bar. V bar. हाँ. This is theta. Yes Yes. sir. sir. इसके बाद ड्रॉ करेंगे पीक वर्जन ऑफ Correct. वोल्टेज ट्राइंगल. Hmm. दिस इज आवर वोल्टेज ट्राइंगल. इसका बनाएंगे पीक वर्जन. तो ये क्या होगा? VR नॉट. ये क्या होगा? L naught L minus नॉट VC माइनस naught. VC नॉट. और ये E naught. E नॉट. और दिस एंगल इज थीटा. यहाँ से हम क्या क्या चीजें निकालते हैं? Instantaneous current. हाँ, नहीं, यहाँ से हम दो चीजें निकालते हैं. एक होता है पीक करंट I नॉट, Current और theta. एंड एक होता है फेज डिफरेंस थीटा. Hmm. So
सो वोल्टेज ट्रायंगल का जो पीक वर्जन है वो हमको क्या निकालने में हेल्प करता है? पीक करंट आई peak नॉट current or phase difference. difference theta. So how do we calculate phase difference? We can just take a tan theta in this triangle, right? Yes, sir. So tan theta is equal to क्या upon क्या? VL naught minus VC naught upon VR naught. VR naught. VL naught कितना है? I naught XL I not XL. minus I naught XC upon I I not naught R. So tan theta will be XL minus XC. XL minus XC over R. So theta will be tan inverse of Tan inverse XL XL minus minus XC by R. XC over R. So this is the phase difference between voltage and current. करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? Current lag. करंट लैग कर रहा है. Yes. Phase difference between voltage and current. Current is lagging with respect to voltage. Current is lagging with respect to voltage by theta. क्या निकालेंगे आप? I naught I not. कैसे? Pythagoras. Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem क्या लिखेंगे? V naught square is equal to VR naught square plus VL naught minus VC naught. VC. What is the formula of VR naught? I not R. R. VL naught. Not I X. naught XL. XL. VC naught. So I not XC का whole square. यहाँ से कॉमन क्या आएगा? I naught square. Yes, sir. तो कॉमन निकाल लेते हैं I naught square. So यहाँ से आएगा I naught square is equal to V naught square upon R square plus XL minus XC का whole square. Taking square root both sides, we'll get I naught is equal to V naught upon square root of R square plus XL minus XC whole square is equal to V naught upon Z. Yes, sir. Z को बोलते हैं क्या? Impedance. Impedance. इसका यूनिट क्या होता है? Ohm. ओम. ठीक है, हमें निकालना क्या था? इंस्टेंटेनियस करंट. Instantaneous current. इंस्टेंटेनियस करंट का जो होगा स्केलेटन वो कैसा होगा? I is I equal to equal peak to value I naught sin omega t. ट्रिगो ओमेगा टी माइनस थीटा. Yes. Because current is lagging or Current leading? lagging current. Lag. Current is lagging. So I is equal to V naught upon Z sin omega t minus tan inverse Minus XC by R. Minus X. XL minus XC upon R. So this is the expression for instantaneous current. Instantaneous current. उसके बाद बात हो रही है पावर फैक्टर की. क्या होता है पावर फैक्टर? cos theta. Cos theta. Yes. Cos theta. What is theta? Phase difference Phase difference. between voltage and current. So it is the cosine of the phase difference between V and I. applied voltage and alternating current in circuit. It is a cosine of the phase difference between applied voltage and alternating current in circuit. हमारा जो ये था पीक वोल्टेज ट्रायंगल, उसमें ये क्या था? VR नॉट. Yes, sir. ये क्या था? VL naught minus VC naught. और ये E naught. V naught. और ये Theta. थीटा. What is cos theta from this triangle? R naught upon V naught. हाँ, VR नॉट अपॉन V नॉट. What is VR नॉट का फॉर्मूला? Not R. I naught R. V नॉट का I naught Z. I नॉट Z. Yes.
So cos theta will be R by Z. R upon Z, यानी कि पावर फैक्टर के दो फॉर्मूले हैं, पहला है cos थीटा, दूसरा है R by Z. R by Z. तो ऑल्टरनेटिवली वी कैन से कि इट इज अ रेशियो ऑफ क्या एंड क्या, रेसिस्टेंस एंड impedance of a series LCR circuit. It is a ratio of resistance and impedance of a circuit कह सकते हो बस. It is a ratio of Resistance and impedance of a circuit. हाँ. State the conditions under which it is maximum and minimum. Theta. Maximum. Theta. हाँ. So थीटा का 0 होगा तो मैक्स. बिल्कुल, तो मैक्सिमम पावर फैक्टर अगर हमें चाहिए, मैक्सिमम पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1. Yes. It happens when theta is equal to how much? 0 degree between B and I. हाँ, और ऐसा कब होता है? Purely resistive circuit Yes. or resonance में भी. तो देखेंगे कि this takes place in number 1 purely resistive circuit and number 2 series LCR circuit at resonance. आप लोगों का वैक्सीनेशन हो गया? No sir. No sir. फर्स्ट डोज हो गया सर. हाँ, जसना का तो हो गया, पता है. सही है. कोई बुखार बुखार आया था जसना? हाँ सर. अच्छा, अभी ठीक है? अब भी मतलब लेफ्ट साइड काफी दर्द है, मतलब उठाया नहीं जाता. अच्छा अच्छा, कौन सा वाला लगवाया, कोवैक्सीन है क्या? कोविशील्ड. कोविशील्ड. और हम बात करते हैं इसकी मिनिमम पावर फैक्टर की. सो मिनिमम पावर फैक्टर हो जाएगा cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, लेकिन मैथमेटिकली तो मिनिमम वैल्यू होता है -1, -1 होता है. और यहाँ पे 0 होगा. 0. हाँ, मैथ्स में तो हम -1 लेते हैं, लेकिन -1 का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पर, इस वजह से ये हो जाएगा 0. तो 0 कब हो जाएगा ये? थीटा इज इक्वल टू, Theta equal to 90 degree between V and I. करेक्ट. तो π/2 हो जाएगा बिटवीन V एंड I. π/2 कब होता है? Purely inductive or purely resistive. कैपेसिटिव. Capacitive. This takes place in purely inductive circuit and purely capacitive circuit. So ये हो गई बात हमारे पावर फैक्टर की. So this is done. 29th कर लेते हैं जरा. स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल. हाइगन्स प्रिंसिपल, ये कौन क्वेश्चन किस चैप्टर का है? वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स. हाइगन्स प्रिंसिपल लिख लेते हैं. So what is the first point? Each point on the given wavefront acts as a fresh source of new disturbance, which is known as secondary wavelet, which travels in all directions. With the speed of light wave in that medium. ठीक. Nice. So each point on a given wavefront acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelet, which travels in all directions
with the speed of light in that medium. Second point क्या है? The common tangent plane of these secondary wavelets Yes, direction with of the direction, position of new. हाँ in the forward direction करना है. in the forward. Yes. The common tangent plane of these secondary wavelets in the forward direction gives the new position of wavefront at that instant. Gives the new position of wavefront at that instant. तो इसको अगर हम दिखाना चाहते हैं एग्जांपल के लिए, so if this is a source of light, if this is a light source and this is the wavefront, this is the spherical wavefront associated with it, then each point on it acts as a fresh source of new disturbance. Yes. तो उसको मार्क कर देते हैं यहाँ पर. Let's mark few points. ओहो क्या गया? So this is the spherical wavefront and इस पर कुछ points mark कर लेते हैं. And each point acts as a fresh source of new disturbance. तो जो आपको दिख रहे हैं spheres, ये सब secondary wavelets हैं, इससे बनने वाले हैं. और ये जो ब्लैक कलर का कर्व है ये क्या है? ये है प्राइमरी वेवफ्रंट. This is the primary wavefront and the blue circles are secondary wavelets. And इसके ऊपर अगर हमने बना दिया tangent, so this common tangent like this is the new position of original wavefront. New position of wavefront at time t. और इनके सबके जो रेडियस है वो कितने होते हैं? ct. The radius of these wavefronts is ct. ये ड्रॉ कर लिया है? Yes, sir. अगर हम बनाते हैं एक उसके लिए प्लेन वेवफ्रंट के लिए, so if this is a plane wavefront, then each point on this plane wavefront will act as a fresh source of new disturbance. तो इस तरीके से आप बना सकते हो उनको. एंड इनका जो कॉमन टेंजेंट प्लेन है वो क्या देगा? न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट. न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट. ये कौन सा वाला वेवफ्रंट है? ये स्फेरिकल वेवफ्रंट. Wavefront. So this is the diagram which shows the propagation of a spherical wavefront. Propagation of spherical wavefront. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Propagation of Plane wavefront. plane wavefront. Fine. इसके बाद क्या बोल रहा है ये? Show with the help of a suitable diagram how this principle is used to obtain diffraction pattern by a single होना चाहिए, by a single slit. Diffraction pattern by a single slit. तो डायग्राम तो आप लोगों को आता ही है, तो लेट्स जस्ट क्विकली ड्रॉ इट. Diffraction at a single slit.
So if this is a single slit and this is the central line, this is where our source is present, and here we have a small convex lens. Then the rays of light will go like this, and they will become parallel to the principal axis of lens after refraction. This is A, this is B, and this is small letter a. So what is small a? It is the width of slit. Split plane. It is the width of slit AB, and these may travel straight, and these will bend also. So we keep a large convex lens here so that we can converge these rays on a screen. And this distance is capital letter D. So this is diffraction at a single slit setup. Now we can show the rays which have got diffracted like this. And they converge at some point on the screen. This may be secondary maxima or secondary minima depending on the angle of diffraction. So this is theta, theta and theta. What is theta? Angle of diffraction. Angle of diffraction. It is the angle by which the incident rays have got diffracted. And we can show these points over here on the slit to indicate that all of them are fresh sources of new disturbance. This is our monochromatic light source. Monochromatic light source. This is the screen, and this is the slit plane. This is the, what is this? What do we call this? Central bright band. Central bright band CBB. And this point is called as capital P. यानी कि ज्यादातर लाइट सामने इकट्ठी हो जाती है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर. If we drop a perpendicular from point A on line ये जा रही वाली ray, call this BN. This is BN. So this is the path difference, right? This is delta x. So इस ट्रायंगल के अंदर आप जब देखोगे तो थीटा आपका यहाँ पे शिफ्ट होकर आता है, थीटा यहाँ पर आता है. So what is going to be in triangle ANB? In triangle ANB, what is sin theta? BN upon AB. Yes, sir. थीटा के सामने होता है perpendicular and perpendicular के सामने होता है hypotenuse. So by that logic, तो sin theta is BN upon AB. So sin theta is equal to, what is BN? BN is path difference delta x and AB is small a. So therefore delta x कितना आ गया? Small a sin theta. sin theta. So this is the expression for path difference in the case of single slit diffraction experiment. Now because theta is small, so delta x can also be written as simply a theta, because diffraction angle is very, very small. यहाँ पे conditions क्या होती हैं? मतलब what exactly do we get? We get three things: central bright band, secondary minima, secondary maxima. Secondary minima and secondary maxima.
secondary minimas and secondary maximas. So we talk about secondary minimas, condition for secondary minimas. तो क्या आती है कंडीशन? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा. Lambda. एन लैम्डा where n is a natural number. And what about condition for secondary maxima? N plus 1 lambda by 2. n plus 1 या 2n plus 1? 1 plus 2n plus 1. Condition for secondary maximas is delta x is equal to odd multiple of half wave. Again, n will be a natural number. So delta x होता है a sin theta. So write a sin theta is equal to n lambda. So sin theta is equal to n lambda upon a. So theta is equal to n lambda upon a as well. So this is the position of, this is the angular position of secondary minimas. It is the angular position of secondary minima. यहाँ पे करते हैं तो a sin theta is equal to 1 plus 1 lambda by 2. So यहाँ पे रहेगा sin theta is equal to 2n plus 1 lambda upon, Lambda by 2a. so theta रहेगा 2n plus 1 lambda Lambda 2a. because angle is, so this is the angular position of, Secondary maximum. हाँ, angular position of secondary maximum. अगर हम बात करते हैं n is equal to 1 की, तो थीटा कितना आएगा? लैम्डा अपॉन ए. Lambda by a. अगर हम बात करते हैं n is equal to -1 की, कितना आएगा? माइनस लैम्डा अपॉन ए. ये जो आया है ये है आपके पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऊपर वाला और वो है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा नीचे वाला. Yes. तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा अबव सेंट्रल ब्राइट बैंड and first secondary minima below central CV. bright. तो यहाँ से हम सेंट्रल ब्राइट बैंड की बात कर सकते हैं. सो बेसिकली ये अगर हमारा सिंगल स्लिट है एंड दिस इज द स्क्रीन. So the central bright band extends between the first minima First minima and below. Correct. Yes. फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मिनिमा तक के पैच को बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड. Central bright. हाँ. तो यहाँ से हम सेंट्रल ब्राइट बैंड का जो एंगुलर विड्थ है वो देख पा रहे हैं. लैम्डा बाय ए एंगल ऊपर और लैम्डा बाय एंगल नीचे. So this is also theta is equal to lambda upon a and this is also theta is equal to lambda upon a only. वैसे यहाँ पे माइनस था लेकिन माइनस का मीनिंग है नीचे वाला तो हमने लिखा उसको पॉजिटिव ही है. ठीक है. Yes sir. So यहाँ से ये कितना आ गया 2 थीटा. So this is the angular width of Central bright band. central bright band. कितना आ रहा है? 2 lambda by a. 2 lambda by a. Angular width of central bright band is equal to 2 lambda upon a. And in this triangle, if we mark this length as y, then this will also be y by symmetry, and this is capital D, right? So Yes. Yes, sir. what is tan theta is equal to y upon capital D, right? Height upon base. Yes sir. So यहाँ से y कितना आ जाएगा? y आएगा d tan theta
and because theta is small so it will be तो y is equal to capital D theta. तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड की लीनियर विड्थ की. So the linear width of central bright band will be how much? 2y. Yes, sir. The linear width of central bright band is how much? 2y. y कितना है? y है d theta. Yes, sir. कैपिटल D theta. थीटा कितना है? lambda by a. So this is the linear width of central bright band. So that is about diffraction at a single slit. What else we can do? We can draw the intensity distribution curve for diffraction of light. Yes. Intensity distribution curve for single slit diffraction. आप लोग सब कुछ लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि कुछ रिटेन हो पा रहा है दिमाग में. Yes, sir. अब तो मोस्टली हो ही गया होगा आई गेस. Yes, आई sir. थिंक सबसे ज्यादा आप लोगों ने फिजिक्स ही पढ़ी है पूरे साल. Right. ये है इंटेंसिटी और यहाँ पे क्या लेंगे? एंगुलर पोजीशन लेते हैं बस. इट मे बी मिनिमा, इट मे बी मैक्सिमा. So this is the central bright band, and as we go further away, the intensity goes on decreasing. So this is the intensity distribution curve for single slit diffraction. This is the first minima. This is also the first minima. And this is the central bright band. This is the second minima. This is the third minima. Here, this is the, what is this? First maxima. This is the first maxima. And this is the second maxima. क्या हम ये देख पा रहे हैं कि सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो गई है? Yes, sir. किसके कंपैरिजन में? First maxima की. हाँ, so there occurs a continuous decrease. There occurs a continuous decrease in क्या? Intensity of successive secondary maximas. जो हमारी सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट का सिर्फ 1/3, 1/5, 1/7 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करता है वहां की इंटेंसिटी में. बाकी सबका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाता है. Yes, sir. So there occurs a continuous decrease in intensity of successive secondary maximas because only 1/3, 1/5, 1/7 parts of the incident wavefront, because only 1/3, 1/5, 1/7 parts of the incident wavefront contribute in the intensity, while 2/3, 4/5 and 6/7 parts superimpose destructively and get nullified. यानी कि वेवफ्रंट का एक बहुत ही मेजर जो पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और सिर्फ बहुत ही माइनर सा पोर्शन सर्वाइव कर रहा है. इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है. हमने इसका डिटेल्ड मैथमेटिक्स नहीं किया है, तो ये सिर्फ एक कंक्लूजन स्टेटमेंट है. There occurs a continuous decrease in intensity. Continuous is not a good word actually. There occurs a rapid decrease in intensity of successive secondary maximas because only
1/3, 1/5, 1/7 parts of the incident wavefront contribute in the intensity, while 2/3, 4/5, 6/7 parts superimpose destructively and get nullified and get cancelled out. Clear? Yes, sir. Okay, ये ग्राफ कौन सा है? This is the intensity Yes. distribution curve for single slit diffraction. So state Huygens principle ये हमने कर लिया. Show with the help of a suitable diagram how this principle is used to obtain the diffraction pattern. ये हमने कर लिया. Draw a plot of intensity distribution कर लिया. Explain why secondary maximas become weaker with increasing order of secondary maxima ये हमने कर लिया. So all of this we have done. In fact हमने conditions भी लिख ली secondary minimas की और secondary maximas की. बाकी कल करें? Yes, sir. Okay guys, कल मिलते हैं. Okay, sir. Okay, sir. Thank See ya. Thank you, sir. you. Good evening.